हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग 2024 के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले उसको रीड थोड़ा सा स्लो करिएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने में अच्छा रहेगा। तो हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्पीयर्स आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग्स, मतलब दो चार्ज स्पीयर है और उसको किससे हमने लगाया हुआ है, स्प्रिंग से, उस स्ट्रिंग से लगा हुआ है, ठीक है ना। ऑफ इक्वल लेंथ ऐसा बोला गया है, मतलब हम ले लेते हैं दो चार्ज स्पीयर है, ऑब्वियस सी बात है चार्ज्ड है तो क्या होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं, ऐसा करके हमको बोल दिया कि यहाँ पे मैंने चार्ज स्पीयर्स ले लिए दो और ये रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। ओके, यहाँ पे रिपेल कर रहा होगा। ओके, और उसके बाद बोला है द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द ईच अदर। ओके, और ये एंगल कितना बना रहा है बेटा, ये एंगल बना रहा है हमारा थीटा विद ईच अदर। ओके, ऐसा बोला है। When suspended in water, the angle remains the same। और जब इसको पानी के अंदर सस्पेंड किया तो भी इसका एंगल जो था वो चेंज नहीं हुआ है, ऐसा हमें बोला गया क्वेश्चन में। यहां पे देख सकते हो, when suspended in water the angle remain same। okay, if the density of a material of the sphere is 1.5 GCC। ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है अपने को। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन वाटर विल बी, अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालने के लिए बोला गया है। तो सोचो कि अगर आपके पास दो स्पीयर्स हैं तो एक कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको वाटर में रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है डाइलेक्ट्रिक आएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखा जाता है, तो F इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, K क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है हम ले लेते हैं आर ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे ही आप इसको डाइलेक्ट्रिक में रखोगे तो क्या होगा देखो, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग ना ऐसे करके पूरा ऐसा नहीं हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे जीबी होगा, ये नहीं दिया रहता लेकिन आपको ये समझना है कि इसका मास होगा। क्योंकि अगर सोचो कि दो फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर अपोजिंग लग रहा है तो अपोज करते 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 कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा दोनों, ठीक है ना, 180 डिग्री पे हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा है तो एक और फोर्स है जो उसको क्या बोलते हैं, सप्रेस कर रहा है इस चीज को, ठीक है ना। दैट इज ग्रेविटी, आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चार्ज है तो मास होगा ही, क्योंकि चार्ज की ही प्रॉपर्टी क्या है, मास, ठीक है ना। मास की प्रॉपर्टी चार्ज, और चार्ज की वजह से मास आएगा, सिंपल सी बात है, लॉजिक आपको आना चाहिए समझ में। तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटी भी यहाँ पे नीचे लग रहा है, mg लग रहा है। ओके, सही है। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने सिमेट्री है इसके लिए मैंने एक ही चार्ज पे लिया, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। ओके, यहाँ पे टेंशन भी लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, टेंशन जनरेट हो रहा होगा। टेंशन का अगर मान लो मैं यहाँ से ना ये एंगल को मैं अल्फा ले लेता हूँ सिमेट्री इसके लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये टेंशन टी है, यहाँ पे हो जाएगा टी कॉस अल्फा, और इस तरफ क्या आ जाएगा हमारा टी साइन अल्फा। जैसे ही आपने इस मतलब सेटअप को पानी के अंदर इमर्ज किया होगा तो आपका ये फोर्स तो घट जाने वाला है, कितने से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। अब सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटा है तो ये चीज क्या होना चाहिए था, अपने आप क्या हो जाता, थोड़ा सा पास में आ जाता। लेकिन बोला है क्या, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब mg के भी ऊपर जो इफेक्ट आया होगा वो भी चेंज हुआ होगा। सिंपल सा लॉजिक है। कौन सा फोर्स लगेगा, जब भी पानी के अंदर कोई भी चीज को हम सबमर्ज करते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है, बॉइंट फोर्स लगता है। तो यहाँ पे बॉइंट फोर्स भी लग रहा है, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बॉइंट फोर्स भी इसके ऊपर लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये बॉइंट फोर्स इतना लगा होगा जिससे mg, और mg को इतना ही कम किया होगा जितने से क्या बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कम हो रहा है, और उसके वजह से एंगल बिटवीन दिस हैज नॉट चेंज्ड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, जैसे ही पानी में समर्ज किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, के से घट जाएगा यहाँ पे, जैसे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ जा गया तो घटा। लेकिन वो घटने के बाद भी वो पास में नहीं आया, एंगल वही का वही रहा, तो क्या होगा, mg का इफेक्ट भी उसी हिसाब से क्या बोलते हैं चेंज हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं विदाउट सिमर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू Fe, इक्विलिब्रियम है इसके लिए, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा टी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय mg। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू Fe बाई mg। जब इसको पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया है
तो भी एंगल सेम टू सेम ही है। पानी के अंदर सबमर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे mg माइनस बॉयंसी हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि पानी के अंदर सबमर्ज किया तो mg माइनस बॉयंसी हो जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई k हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा एफ ई बाई के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा mg माइनस का बॉयंसी। ये इक्वेशन हमारा 2 है और ये इक्वेशन 1 है। ये बिफोर सबमर्जिंग और ये आफ्टर सबमर्ज करने के बाद, ठीक है ना। फोर्स ऑफ बॉयंसी यहां पे लिख देते हैं। बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला बता दो यार, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बॉयंट फोर्स डेंसिटी ऑफ क्या होगा हमारा लिक्विड, दैट इज किसके अंदर रखा है, हमको वाटर के अंदर रखा है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू का क्या होता है, रो इंटू जी इंटू क्या हो जाता है हमारा वी हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इमर्स जो भी है वो, ओके। तो यहाँ से अब इस इक्वेशंस को हम लेके चलते हैं अपने सेकंड पेज पे। रुक जाओ, ये पहला ही सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ चुका था भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है ना। बाकी के आगे के सवाल थोड़े इजियर है। चलो देखो, अब यहाँ पे ये देखो रख देते हैं, यहाँ पे बॉयंसी की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं। चलो m को यहाँ पे mg आएगा। mg जो है, mg को क्या लिखा सकता है, मास, मास इज इक्वल्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या आता है, मास बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पे हम मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल मतलब स्पीयर इनटू का वॉल्यूम इक्वल्स टू m लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रख सकते हो, या तो फिर यहाँ से ही हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से ही हम चेंज कर ले सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा मास, चलो आगे करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा, इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। तो यहाँ पे एफ ई बाई एम जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एफ ई बाई के, और यहाँ पे होगा हमारा एम जी माइनस बॉइंट फोर्स, ओके क्लियर है। कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ से, एफ बॉइंट सी का वैल्यू रख देते हैं वहां से, और एम जी का भी वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ ई बाई एम जी इक्वल्स टू एफ ई बाई के, यहाँ से आ जाएगा हमारा एम जी, और बॉयंसी लिख सकते हैं हम रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू का वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ से भी हम लिख सकते थे इसको, एम को क्या लिखा जा सकता था, मास को लिखा जा सकता था डेंसिटी ऑफ दिस स्पीयर इनटू का वॉल्यूम, और यहाँ पे भी जी आ जाएगा। यहाँ पे भी सिमिलरली हम कर सकते थे डेंसिटी ऑफ स्पीयर इनटू वॉल्यूम इनटू जी। कैंसल आउट देखो क्या क्या टर्म हो रहा है कैंसिल, यहाँ से ये यहाँ से हमारा क्या कैंसल आउट हो जा रहा है, जी कैंसल आउट हो रहा है और वी कैंसल आउट हो रहा है, जी और वी कैंसल आउट हो गया, एफ ई भी कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इक्वेशन क्या बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे देखो, 1 अपॉन यहाँ पे बच रहा है रो ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू 1 बाई के अपॉन डेंसिटी ऑफ स्पीयर माइनस का डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। इसको इस तरफ ले जाते हैं, या तो 1 बाई के को इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, k इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ स्पीयर माइनस का डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ स्पीयर कितना दिया है देखो यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ स्पीयर हमें दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्पीयर 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डेंसिटी ऑफ स्पीयर 1.5 और इसकी डेंसिटी वाटर की 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला देखो तो यहाँ पे 2 तो 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो k की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा ये चीज, कि जब भी आप पानी के अंदर इमर्स करते हो, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद बना सकते हो यार। इसको देखो, ये वाला जो बना ना इसका, कि डाइलेक्ट्रिक जब भी ऐसा क्वेश्चन आए समर्स करने का, तो k इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ स्पीयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्पीयर माइनस का डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर ये फॉर्मूला भी पता है तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते थे, क्लियर है। जब भी पानी में सबमर्स करेंगे तो क्या होगा, बॉयंसी लगने के कारण, अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा है तभी, अगर क्या होगा कि बॉयंसी के कारण क्या होगा, उसका फोर्स ऑफ mg कम होगा, और हमारा ये रिजल्ट आके आता है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए हम प्रीवियस और आफ्टर सबमर्स दोनों को इक्वल कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान सा सवाल, देखो C1 एंड C2 आर टू होलो कॉन्सेंट्रिक क्यूब्स, ठीक है ना, दो क्यूब्स हमको दिया हुआ है, एनक्लोजिंग चार्ज 2Q and 3Q respectively as shown in this figure. Okay, the ratio of the electric flux passing through C1 and C2. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स गाउस लॉ यूज कर लेते हैं, क्या होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू Q टोटल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, यही तो होता है बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा, अगर गाउस लॉ का यूज कर रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए। तो पहला वाले के लिए क्या हो जाएगा फ्लक्स, देखो पहले वाले के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, स्पीयर हमारा क्या है C1 के लिए, ये C1 है ये C2 है, तो C1 के लिए क्या हो जाएगा फ्लक्स, टोटल चार्ज कितना है 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स C2 के लिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर टोटल चार्ज देखो तो 3 भी है और 2 भी है, तो इसके लिए टोटल चार्ज कितना इनक्लोज हो जा रहा है 5Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रेशियो लेना था तो क्या हो जाएगा फ्लक्स C1 अपॉन फ्लक्स C2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 2/5, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप सारे बच्चों को समझ में आसान सा सवाल है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला गया सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। ओके, हमारे पास ये बोला गया है कि हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल है और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये है, तो एक वॉल बना लेते हैं भाई, दीवार खड़ी कर देते हैं, किधर गया भाई दीवार, आजा भाई दीवार, ये गलत हो गया दीवार, चलो कोई नहीं, ये रहा हमारे पास दीवार खड़ी कर लेते हैं, ये दीवार खड़ी कर ली हमने, ठीक है, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल रहा है, और सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये हमारा एक चार्ज्ड वॉल है और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, और उसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ले लेते भाई इस तरफ ले लेते, क्या दिक्कत है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल ऐसे करके, क्लियर है, रुक जाओ इसको हटाते हैं पहले अभी, और बोला गया है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हमको कितना है भाई, E इज इक्वल्स टू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, अ चार्ज्ड पार्टिकल of mass 2 gram suspended through a silk thread of length 20 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि इसके वजह से एक हमारे पास ऐसे करके थ्रेड ऐसे लगा हुआ है भाई, और ये चार्ज्ड हमारे पास इसका मास कितना दिया है, इसका मास दिया है अपने को 2 ग्राम, और इसका चार्ज अपने को नहीं बोला है, ओके, और इसकी लेंथ अपने को दी गई है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ अपने को दी गई है बेटा, ये जो वायर है ना उसकी लेंथ अपने को दी गई है, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ओके, यहाँ पे देख सकते हो 2 ग्राम मास और थ्रू अ सिल्क ऑफ थ्रेड ऑफ 20 सेंटीमीटर अपने को बोला है, रिमेन स्टेड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, और ये कितने दूरी पे सस्पेंडेड है, और ये सस्पेंडेड है हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऐसा बोला गया, यहां से 10 सेंटीमीटर, ओके, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे फ्रॉम द वॉल, देन द चार्ज ऑन द पार्टिकल वुड बी, चार्ज बोला गया है और उस किसके फॉर्म में दिया है चार्ज हमारा, यहाँ पे Q की वैल्यू लिखी है 1/√x माइक्रोकूलम, इसके फॉर्म में निकालना है, मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख के यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिमिलर टाइप का ही है, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, एक इस तरफ कितना फोर्स लगता है QE, ठीक है ना, E की वैल्यू हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे एक टेंशन होगा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा T, अगर मैं इसको इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्या हो जाएगा T cos थीटा, और बेटा ये हो जाएगा हमारा T sin थीटा, एंड नीचे हो जाएगा हमारा mg, ओके, ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू QE बाई mg, ओके, Q की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे थीटा पता रहता तो काम होगा, tan थीटा यहाँ से निकल सकता है, देखो थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट, ठीक है ना, अरे भाई रुक जाओ, क्या बोला है, सपोज द थ्रेड सपोज थ्रू अ सिल्क ऑफ थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर रिमेन स्टे एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ओके, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ओके, ये है थ्रेड की वैल्यू, ये है, ओके, क्लियर है, तो tan थीटा यहाँ से निकल जा सकता है ना, थीटा वुड बी, ये वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगा, थ्रेड
क्या बोला भाई, हाँ सही है, 10 सेंटीमीटर 20, तो ये वाला टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये अपॉन ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, अंडर रूट ऑफ 500, ऐसा लिख लेते फिलहाल के लिए। क्लियर है। अब यहां से हमारा क्या हो जा रहा है, Q की वैल्यू 10 की वैल्यू कितनी है, यहां से टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 बाई रूट ऑफ 500। Q की वैल्यू अपने को निकालनी है, E की वैल्यू अपने को दी गई है, E की वैल्यू कितनी दी गई है, E इज 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ 4, 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ 4। M की वैल्यू दी गई है ग्राम में, 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस का, यहाँ पे भी आ जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में ही है, रख देते हैं इसको, 500 सेंटीमीटर आएगा, इसको 10 टू द पावर ऑफ -2 लिख देते हैं। यहाँ पे भी 10 टू द पावर ऑफ -2, वैसे तो रेशियो ही लेना था तो ये तो कट ही गया, और यहाँ पे ये कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, और जी की वैल्यू 10 है। ओके ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, वो कर देते हैं बेटा, क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है। ओके 10 टू द पावर, यहाँ से एक और ये पावर कैंसिल हुआ, -2 बचा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 टू पावर ऑफ 6 हो जाएगा ये। ओके और फिर Q की वैल्यू निकालनी थी, एक जीरो इधर से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो गया है। ओके ठीक है सारी चीज़ें। अब Q इज इक्वल्स टू क्या जा रहा है भाई, 500, 1 अंडर रूट ऑफ, सही है बाकी सब तो, Q की वैल्यू हाँ सही है, अरे यार 500, यहाँ पे आ जाएगा, ये पावर नीचे जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, Q इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 500 इंटू का 10 टू द पावर ऑफ -5 आ जा रहा है अपना, -6 चाहिए था अपने को, रुक जाओ कुछ छोटा सा मिस्टेक होगा, देख लेते हैं अपने इसमें कैलकुलेशन में होगा। यहाँ पे क्या है QE, और यहाँ पे हो जाएगा T tan थीटा इज इक्वल्स टू QE, Q की वैल्यू अपने को निकालनी है, E की वैल्यू अपनी 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ क्या भाई 4 है, और यहाँ से M की वैल्यू कितनी है हमारी, मास है 2 ग्राम, ओके मास किधर 2 ग्राम, 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3, और G कितना हो जाएगा 10 ले लेते हैं बेटा, 10 बोला है लेने के लिए। tan थीटा क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 500, क्लियर है, 10 का स्क्वायर 100 और इसका स्क्वायर 40, हाँ सही है 400। यहाँ से क्या हो जाएगा Q की वैल्यू अपने को निकालनी है, 2 से 2 कट गया, यहाँ से ये और ये कट गया, यहाँ से एक 0 कट गया बेटा, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ से 3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर ऑफ -6 हो जाएगा, सही है, 1 इंटू 10 टू पावर ऑफ ये बोला है, तो यहाँ से ना अपने एक निकाल सकते, ओके ठीक है यार 10, और यहाँ पे रूट 500 है तो इसको क्या लिख दो, 5 इंटू का 10 लिख दो, ये 10 से 10 कट गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -6 इक्वल्स टू Q, सही था पहले भी क्वेश्चन। तो यहाँ से अपना x की वैल्यू क्या आ जा रही है, x इक्वल्स टू 5 आ जा रहा है, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ जा रही है बेटा, 5 आ जा रहा है, देख सकते हो यहाँ से कैलकुलेशन सिंपल सा है, यहाँ से थ्रेड लगाया था वो उस डायरेक्शन में चला गया, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर है तो ये 20 tan थीटा निकालेंगे, एडजेसेंट निकाल लो, काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ 0,0 of x and y coordinates system. The two particles P and Q are situated at this, okay, एक पॉइंट हमारा ये रहा, एंड दूसरा पॉइंट है हमारा √600 मीटर रिस्पेक्टिवली। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल पॉइंट P एंड Q, ओके तो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बोला है तो यहाँ से बना लेते बेटा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन पे क्या रखा गया है, ओरिजिन पे चार्ज रखा गया दैट इज 10 टू द पावर ऑफ -6 माइक्रोकूलम, ओके, और एक पॉइंट लिया है P दैट इज √3, यहाँ पे ले लेते कोई रैंडम पॉइंट, ठीक है ना, √3, √3 ये P पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट जो है दैट इज Q पॉइंट, वो लिखा गया है √6, 0, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस बोला है निकालने के लिए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R ही तो होता है, तो यहाँ से R की वैल्यू और यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेते हैं, बात हो जाएगा काम अपना, ठीक है, रुक जाओ भाई, यहाँ से भी R की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस,
सो ये वाली डिस्टेंस कितनी आने वाली है, ये वाली डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा √3 और √3 का स्क्वायर उसका होल, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 + 3 विच इज √6 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 + 3 ये हो जाएगा। इसका करोगे ये तो √6 ही है, तो यहाँ का पोटेंशियल, दोनों का डिस्टेंस सेम है भाई देखो, तो दोनों का डिस्टेंस सेम हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल P का पोटेंशियल और ये Q पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कैसा आ जाएगा, सेम ही आने वाला, क्योंकि KQ/R ही तो होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V = KQ/R ही तो होगा। तो यहाँ पे इसके लिए भी R सेम है, इसके लिए भी R सेम है, चार्ज इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, आंसर 0 आना चाहिए। ओके देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बोला था, मतलब अपने को क्या बोला था, यहाँ पे देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बोला था Vp - VQ, आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि सेम पोटेंशियल आएगा। आगे चलते हैं भाई, बोला गया थिन मेटेलिक वायर हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक पतला सा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इज यूज टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 पाई कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग while another positive charge of 30 picocoulomb, okay, is kept at the center of this ring. The tension in this ring would be Newton, provided that the ring does not get deformed, neglects the influence of gravity, ये भी बोला गया। तो बेटा एक अपने को क्या बोला है, एक चार्ज है अपने पास, कहाँ पे रखा गया है, सेंटर ऑफ द रिंग, जिसकी वैल्यू कितनी है, एक Q चार्ज है 30 पिकोकूलम, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द रिंग रखा गया है, और अपने पास एक रिंग है, यहाँ पे ले लेते हैं रिंग, ओके, ये रिंग ले लिया, रुक जा भाई, ओके, एक रिंग ले लेते हैं, ओके, और ये इस रिंग पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी डिस्टेंस अपने को दिया है, इसका 30 सेंटीमीटर दे दिया है, इसकी लेंथ अपने को यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से इसके दूरी तक, और बोला गया है कि इसके ऊपर चार्ज कितना रखा गया, इस रिंग के ऊपर चार्ज ऑफ 2 पाई, ओके, इसके ऊपर जो चार्ज रखा गया इस रिंग के ऊपर दैट इज 2 पाई, Q की वैल्यू अपने को दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है भाई, Q = 2 पाई कूलम, ओके, यूनिफॉर्मली ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिंग, मतलब टेंशन निकालने के लिए। तो ऐसे सवाल हमने आते ही हैं यार, ये सवाल क्या बोलते हैं, आपने उसमें स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग आपने वेव में भी देखा होगा। तो क्या करना पड़ेगा, जब भी टेंशन ऑन दिस इलास्टिक रिंग, ऐसा कभी मैग्नेटिज्म में भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, एक स्मॉल छोटा सा एलिमेंट कट करना होता है। चलो देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस रिंग का, ये जो रिंग है ना, यहाँ पे मान लेते हैं एक छोटा सा चार्ज रखा गया है, तो क्या करोगे, छोटा सा चार्ज रखा गया तो इसका स्मॉल एकदम छोटा सा एलिमेंट हम कट करेंगे, दैट इज d थीटा एलिमेंट, बहुत छोटा सा एक यहाँ पे कट कर लेंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, यहाँ से छोटा सा पोर्शन हम कट कर लेते हैं, ओके। तो ये कैसा दिखेगा बेटा, ये दिखेगा कुछ इस तरह से, ओके, एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिया गया है वहां से उस रिंग का, और यहाँ पे चार्ज रखा गया है, और इसकी रेडियस जो है ना, ये जो आर्क है उसकी रेडियस अपने को दी गई है, जा भाई ऐसा थोड़ा सा ऐसे, ओके, ऐसा है, और इसका जो देखो यहां से ऐसा कुछ कर लेते हैं, अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं, इसको छोटा सा एलिमेंट d थीटा लेता हूं, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, θ/2, मतलब ये क्या हो जाएगा dθ/2, और ये भी क्या हो जाएगा dθ/2 हो जाने वाला है। या तो फिर 2d ले लो, ज़्यादा लॉजिकल रहेगा, इसको पूरे को क्या ले लेता हूँ 2d ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा d, और ये एंगल क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ये रेडियस कितना है r है, और यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, अब ये चार्ज की वैल्यू कितनी होगी बताओ तो ज़रा, नहीं पता, निकाल लेते हैं। सपोज करते हैं इसका जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज dq, तो dq क्या होता है लैम्बडा इंटू dx, ठीक है ना, ये छोटा सा dx एलिमेंट है, और dx इक्वल्स टू क्या, आर्क है, ये दिस इज नथिंग बट आर्क, ये आर्क है, इसकी लेंथ है dx यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो आर्क इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है आर्क बाय रेडियस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्बडा r थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 2d थीटा, कौन सा फॉर्मूला गया सर
आर्क इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, आर डी थीटा होता है, ठीक है ना। या तो आप ऐसे थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 2d थीटा है, तो हमारे पास वहां से क्या आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब टेंशन किधर लग रहा होगा, सवाल ये है। सो टेंशन एक तो इस वायर के ऐसे अलोंग में लग रहा होगा और इस वायर के अलोंग ऐसे टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लग रहा होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, दैट इज क्यू चार्ज। इस क्यू चार्ज की वजह से ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा एफ ई है, एफ ई फोर्स है। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, फोर्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जानी चाहिए। फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के क्यू बराबर बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस आर ही है, ये वाला डिस्टेंस भी आर ही होगा, ये रेडियस ऑफ आर्क से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। सो के क्यू, क्यू की वैल्यू ये रही, इंटू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हम बाद में रखेंगे। अब यहाँ पे टेंशन है, देखो ये टेंशन और एक टेंशन ये रहा, क्लियर है। अब टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं भाई, एक तो कंपोनेंट ये रहा टेंशन का और एक कंपोनेंट हमारा ये रहा। देखो टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनते हुए दिखेंगे आपको, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट टेंशन का एक ये रहा, क्लियर है। एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। अब एंगल्स की बात करते हैं। ये जो टेंशन है ये क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल है, तो मतलब ये एंगल कितना होगा इसके साथ, 90 डिग्री होगा। ये डी थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डी थीटा होगा, मतलब ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये हो गया डी थीटा। आया समझ में ये, ठीक है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये टेंशन का क्या होगा, टी कॉस डी थीटा होगा और ये क्या हो जाएगा, टी साइन डी थीटा होने वाला है। यहाँ से हम बोल सकते हैं टी कॉस डी थीटा और यहाँ पे हो जाएगा टी साइन डी थीटा। गौर से देखोगे तो आपको एक चीज पता चल रहा है कि ये वाला टर्म्स क्या हो जा रहा है बेटा, ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सो 2 टाइम्स ऑफ साइन डी थीटा इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो यहाँ से इसको हटाओ भाई, जा भाई जा, देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन d theta is balanced by fe, okay, that would be k q dq by r square. So यहाँ से 2t sin d theta, theta is very very small, तो sin theta can be written as theta, okay. So 2t d theta is equals to k q बराबर, और उसकी dq की वैल्यू कितनी है हमारी, लैम्बडा। लैम्बडा क्या हो जाएगा बेटा, लैम्बडा वुड भी यहां से निकाल सकते हैं, इसका पूरा लैम्बडा क्या आ जाएगा बड़े वाले का, तो क्या हो जाएगा q अपॉन 2 पाई आर, ओके ये आने वाला है। सो यहां से हम बोल सकते हैं q अपॉन कैपिटल Q अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर, और लैम्बडा की वैल्यू आ गई और वहां से क्या है आर इंटू 2 डी थीटा, ओके। इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो तो ज़्यादा सही रहता है। इसमें 2 साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय एफ ई, हमेशा ऐसा ही होने वाला है, जो भी फोर्स होगा वहाँ पे वो बैलेंस कर देता है उसको, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है, वहाँ पे ना स्ट्रिंग में जब वो स्ट्रिंग ऐसे जाता है ना वेव, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो यहाँ पे 2t साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैग्नेटिज्म में क्या हो जाएगा, 2t साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय मैग्नेटिज्म फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये टर्म कैंसिल आउट होते दिख रहा है, 2 और 2 कैंसिल आउट होते दिख रहा है, और क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, यहाँ से देखोगे सो एक r से ये r कैंसिल आउट हो गया, और तो t इक्वल्स टू क्या आया, k q कैपिटल Q बाई 2 पाई, ओके आर स्क्वायर। यहाँ पे ना क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ था, उसका कोई यूज नहीं आया हमारा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। सो वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं, यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9, q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू हमें कितनी दी गई ये थी 30 पिको कूलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, और कैपिटल Q की वैल्यू कितनी थी 2 पाई दी थी, ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू हमको 2 पाई कूलम दिया था, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी दी है, r की वैल्यू हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30
30 इंटू 30, यार एक काम करते हैं इसको ना, 30 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 900 इंटू का 10⁻⁻4, सो यहाँ से कट जाएगा, -2 बच रहा है, ठीक है। कैंसिल आउट करते हैं चीज़ों को, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल आउट होते हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है, और फिर -2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 आ गया इधर, और फिर यहाँ से कटेगा तो -1 बचा, तो आंसर क्या आ जा रहा है, 3 न्यूटन आ जा रहा है, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या आ रहा है, 3 न्यूटन आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 न्यूटन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देख रहे हो पैटर्न कैसा है, कुछ कुछ क्वेश्चन ईजी है, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ है, लेंदी है, ठीक है। अब असर्शन रीजन एक हमारे पास क्वेश्चन है, चलो देखो क्या बोला है। बोला है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल एट असर्शन एंड अनदर एज रीजन। ओके, बोला गया पहला जो असर्शन है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ओके, तो यहाँ पे एक हम ना सरफेस ले लेते हैं, काम करते रुको, एक सरफेस ले लेते हैं। ओके, और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे बना है भाई, ठीक है ना, ऐसे बना हुआ है। ओके, और ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल कितना बनाता है, एंगल बनाता है हमारा 90 डिग्री, ये पता होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल को लेके जाता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि 90 डिग्री हर जगह पे बना था, तो ई डॉट एफ डॉट डी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्लियर है। या तो दूसरा लॉजिक भी आप लगा सकते हो कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डेल्टा वी तो होता है बेटा, यही तो होता है वर्क डन का फॉर्मूला। तो ये भी लग सकते थे, तो यहाँ से डेल्टा वी 0 तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये लॉजिक भी यहाँ से आ सकता था, तो यहाँ से ये वाला करेक्ट, ये तो करेक्ट लग रहा है, असर्शन सही है। दूसरा क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी सही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी सही है, ठीक है। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, एंड ओके कौन सा है भाई, ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, चार्जेस ऑफ 10 to the power of माइनस सॉरी टू चार्जेस -4 माइक्रोकुलम और +4 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स 1, 0, 4। ओके, अपने को कोऑर्डिनेट्स दिया है, और बी वाला कहां पे रखा गया, 2, -1 एंड 5 पे रखा गया, लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ई की वैल्यू कितनी दी गई है, अपने को ये दी गई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज दिस, वेर अल्फा की वैल्यू। ओके, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, आर क्रॉस सॉरी पी क्रॉस ई ही तो होता है बेटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो, नॉर्मली मैकेनिक्स में क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है ना। सो पी क्रॉस ई होता है। तो अगर मुझे पी पता चल जाए, ई तो दिया है, ई की वैल्यू क्या दी गई है, ई की वैल्यू अपने को दी गई है, ई इज इक्वल्स टू 0.2 आई कैप वोल्ट पर कूलम, ठीक है ना, मीटर, ऐसा दिया है। क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब अपने को अगर ये पता चल जाए, वोल्ट पर मीटर ही आता है भाई, कहां से कूलम आ गया यहाँ पर, ठीक है। क्लियर। तो यहां पे अपने को ना, यहां पे अपने को P क्रॉस E निकालने के लिए बोला गया। क्लियर है। सो P क्रॉस E कैसे निकालेंगे, देखो अगर मुझे यहाँ पे क्या दिया है, डाइपोल की डिस्टेंस दी गई है, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान में रखिएगा। तो पहला वाला जो पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पे एक ए पॉइंट ले लेते हैं हम, और यहाँ पे हम बी पॉइंट ले लेते हैं। ओके, तो ए पॉइंट का लोकेशन क्या है, यहाँ पे -4 माइक्रोकुलम है, और यहाँ पे हमारे पास +4 माइक्रोकुलम है। इसका कोऑर्डिनेट्स अपने को क्या दिया है, 2, -1, 5, और इसका कोऑर्डिनेट अपने को क्या दिया है, 1, 0, 4। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आर वेक्टर क्या हो जाएगा। अब डायरेक्शन सर आर वेक्टर का ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और डिफाइन कौन करता है, आर वेक्टर ही तो डिफाइन करता है, क्यों तो स्केलर है। सो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, तो क्या हो गया बेटा, आर वेक्टर इक्वल्स टू 2 - 1, तो 1 होगा आई कैप, -1, और यहाँ पे तो क्या होगा,
-1 जे कैप, ओके। 5 - 4 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 - 4 के कैप, ठीक है ना, ये आ गया, ओके। ऐसा कुछ आ रहा है अपना आंसर आर वेक्टर का, देख लो यहाँ से 1 - 2 - 1 विच इज 1, फिर -1 -0 तो माइनस ऑफ जे कैप, 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा के कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर ये आ गया। तो डाइपोल क्या हो जाएगा, डाइपोल क्या लिखा जाता है, पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू, क्यू की मैग्नीट्यूड लिख लो यार 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, माइक्रो को 10⁻⁻6 लिख देते हैं, और ये क्या आ जाएगा आर वेक्टर विच इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारे पास पी वेक्टर आ गया। क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, टॉर्क निकालना है, पी क्रॉस ई तो करना है, तो क्या हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू पी की वैल्यू अपने पास है 4 × 10⁻⁻6 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और क्रॉस ऑफ क्या हो जाएगा 0.2 आई कैप, ओके। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट लिख लेते हैं, हाँ। तो यहाँ पे -1 भी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे 8 × 10⁻⁻5, क्योंकि मैंने वहाँ पे -5 था, इसके लिए एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आई क्रॉस आई, आंसर क्या आ जाएगा 0, जे क्रॉस आई क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये हमारा क्या है आई है, ये जे है और ये के है, ठीक है ना। अगर आई क्रॉस जे करते हैं, तो क्या मिलता है, के कैप मिलता है। जे क्रॉस आई करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस ऑफ के कैप मिलता है। पहले से एक माइनस है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा प्लस का के कैप आ जाएगा। क्लियर है। फिर के क्रॉस आई क्या मिलता है, प्लस का जे कैप मिलेगा, तो प्लस का जे कैप, ओके। मैग्नीट्यूड में आंसर पूछा गया टॉर्क का, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाओ भाई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 8 × 10⁻⁻5, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर उसका रूट, ठीक है ना। अरे के कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर का, तो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, √1² प्लस 1², ठीक है, तो 2 आ जाएगा। सो इनटू का √2 आ गया। सो आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, दिख रहा है 8 × √2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ जाएगा। क्लियर है, देख लो। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस की वैल्यू मतलब उसका दिया है z = 50 दिया हुआ है, रेडियस दे दिया है अपने को 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर, तो 10⁻2 कर ही देते हैं, और यहाँ पे 9 × 10⁻15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और अपने को क्या निकालने के लिए बोला है, वोल्टेज निकालने के लिए बोला है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, आसान सा सवाल है, देखो वोल्टेज निकालने, यहाँ पे Z दिया है 50, तो क्या हो जाएगा जितने नंबर ऑफ क्या होगा, जितने नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है नंबर, एटॉमिक नंबर है, तो उतने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। इसके अंदर सरफेस पे बोला है निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा V = K Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे KQ/R होता है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है KQ/R ही तो होता है, Q की वैल्यू हो जाएगी Z × E हो जाएगा। क्लियर है। तो V = 9 × 10⁻9 50 × 1.6 10⁻19 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻15, 9 से 9 गया, -15 से ये गया -4, ठीक है, और यहाँ से ये कट जाएगा, तो बचेगा बेटा यहाँ पे 5, और 1.6 × 5 कितना है आंसर, ओके। किसके टर्म्स में लाना है अपने को, उसके टर्म्स में, तो 16 यहाँ पे कर लेते हैं, तो 16 5 क्या होता है बेटा, 16 5 5 6 30, यहाँ पे 3 तो 80, तो क्या हो जाएगा 80 इंटू का 10⁻5, तो क्या हो जाएगा 8 × 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है, देख लो, आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। बोला है 2 चार्जेस ऑफ 5 कूलम एंड -2 कूलम आर सिचुएटेड एट द पॉइंट 3a, 0 and -5a, 0 respectively. The electric flux through the sphere of radius 4a having a center at origin. Okay. थोड़ा सा लॉजिकल है बट है क्वेश्चन आसान सा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं जब तक सॉल्व कर रहा हूँ पॉज करके सॉल्व कर दो यार। देखो यहाँ पे बोला गया है कि 2 चार्जेस है, एक 5 कूलम जो कि रखा गया है यहाँ पे 3a, 0 पे, यहाँ पे 5 कूलम रखा गया, ठीक है ना, 5q, ओके 5q चार्ज रखा गया,
और -5,0 पे, मतलब यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज रखा गया है, -2 कूलम रखा गया। क्लियर है। और हमने एक रेडियस लिया है स्पीयर का, जिसका स्पीयर का रेडियस कितना है बेटा, उस स्पीयर का रेडियस बोला गया है कि 4a है। ओके, सो ये वाला तो इसके अंदर आएगा, ये वाला चार्ज इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 3a है। बट ये इसका रेडियस कितना, इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है, 5-5a, 0 है। तो ये रह जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस कितना होना चाहिए, रेडियस का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, -4a, और यहाँ पे होगा हमारा +4a, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। सो ये डिस्टेंस हर जगह से क्या है, ये इसके अंदर रहेगा, तो अंदर एनक्लोज चार्ज कितना हो रहा है, 5q चार्ज एनक्लोज हो रहा है। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5q/ε0, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमको मैच कर रहा है। चलो आगे चलते हैं अब हम। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाहर का क्वेश्चन लग रहा है भाई, गाउस लॉ दिख रहा है, फ्राइडे। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं इसको, जितना आपको अभी समझ में आएगा उससे हम कर लेंगे। सो E.A Q/ε0, सी अपने को क्या है, ऑब्वियस सी बात है, गाउस लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये सही है। तो फर्स्ट क्या बोलते हैं, सी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सी का फर्स्ट बेटा, ऑप्शन 2 या तो 3 दिख रहा है, दिख रहा है आपको, सी का फर्स्ट। ओके, फिर ये मैग्नेटिज्म का गाउस लॉ है, ठीक है ना, 0 होता है, तो यहाँ से मैग्नेटिज्म का उसका क्या आ गया, डी का सेकंड। ओके, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ है, और ये क्या हो जाएगा, एम्पियर मैक्सवेल। ओके, और ये हमारा क्या है, फैराडेज लॉ है, बी वाला, ठीक है चलो, हाँ सही है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो इस पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फिजिक्स के ऐसे मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स और पीवाई को समझने के लिए तो नोबल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।